तो आज बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की एक कालजयी कविता पंचवटी की। हम इसमें थोड़ा गहराई से उतरेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुप्त जी ने शब्दों का ऐसा क्या जादू चलाया है कि एक रात का सीन, एक दृश्य आज भी हमारे जहन में एकदम ताज़ा हो जाता है। कविता शुरू होते ही मतलब पहली ही लाइनों से हम सीधे उस जादुई रात में पहुंच जाते हैं। देखिए, गुप्त जी सिर्फ बता नहीं रहे हैं कि रात सुंदर है, वो हमें महसूस करवा रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, चांद की किरणें हैं जो पानी पर, जमीन पर ऐसे खेल रही हैं जैसे उनमें जान हो, और हर तरफ बस एक शांत साफ चांदनी फैली हुई है। अब इस एकदम शांत और खूबसूरत माहौल के बीचों बीच एक अकेला पहरेदार है जो जाग रहा है। पूरी दुनिया सो रही है पर वो नहीं, और बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। सीन कुछ ऐसा है कि पंचवटी के घने जंगल में पत्तों से बनी एक खूबसूरत सी कुटिया है और ठीक उसके बाहर एक अकेला धनुर्धर पहरा दे रहा है। ये कोई और नहीं, लक्ष्मण है। एक तपस्वी की तरह अपने भाई राम और भाभी सीता की रखवाली कर रहे हैं। और कवि ने क्या खूब कहा है कि उस कुटिया के अंदर तीनों लोकों की संपत्ति आराम कर रही है, मतलब राम और सीता, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये वीर है कौन जो ऐसे समय में जाग रहा है जब सारी दुनिया चैन की नींद सो रही है, और उस छोटी सी कुटिया में ऐसा भी क्या खजाना छिपा है जिसके लिए उसने अपना तन मन जीवन सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तो चलिए, अब सिर्फ ये नहीं देखते कि कहानी में क्या हो रहा है, बल्कि ये समझते हैं कि कवि हमें ये सब कैसे महसूस करा रहे हैं, क्योंकि गुप्त जी की कविता का जो असली कमाल है ना, वो यहीं छिपा हुआ है। देखिए, गुप्त जी के लिए प्रकृति मतलब नेचर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो एक जीता जागता किरदार है जिसमें इमोशंस हैं। जैसे इस लाइन को देखिए, धरती रात में ओस की बूंदों को मोतियों की तरह बिखेर देती है और सुबह होते ही सूरज उन मोतियों को किसी अनमोल खजाने की तरह इकट्ठा कर लेता है। मतलब क्या कमाल की कल्पना है। सिर्फ एक लाइन में कवि ने कितनी तकनीकें इस्तेमाल की हैं ये देखने लायक है। सबसे पहले मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन, पृथ्वी को एक इंसान की तरह दिखाया जो मोती बिखेर रही है। फिर रूपक यानी मेटाफर, ओस की साधारण बूंदों को कीमती मोती बना दिया, और ये सब कुछ इतनी सरल और संगीतमयी भाषा में कहा गया है कि ये तस्वीर सीधे हमारे दिमाग में छप जाती है। और फिर इसी शांत जादुई माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो इस रात की पूरी शांति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अचानक लक्ष्मण के सामने एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराती हुई स्त्री आ खड़ी होती है। ये शूर्पणखा है अपने सबसे आकर्षक रूप में। कवि उसकी सुंदरता का वर्णन देखिए कैसे करते हैं, जैसे वो कोई अप्सरा हो। उसके शरीर पर जो गहने हैं वो रात के अंधेरे में ऐसे चमक रहे हैं मानो किसी खिली हुई बेल पर सैकड़ों जुगनों एक साथ टिमटिमा रहे हों। लक्ष्मण तो चौंक जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। इतनी खूबसूरत औरत इस घने जंगल में, और वो भी रात के आखिरी पहर में, अकेली, ये कैसे मुमकिन है। उनके दिमाग में शक और सवालों का एक तूफान सा उड़ जाता है। वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद जो बातचीत शुरू होती है ना, वो सिर्फ एक मामूली बातचीत नहीं है। असल में ये दो अलग अलग विचारधाराओं का, दो दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है कर्तव्य यानी ड्यूटी, और दूसरी तरफ है कामना यानी डिजायर। तो एक तरफ है लक्ष्मण जो धर्म, सेल्फ कंट्रोल और त्याग को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ है शूरपणखा जो इच्छा, सेल्फ एक्सप्रेशन और समाज के बनाए नियमों को चैलेंज करने का सिंबल है। तो ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं है, ये दो अलग अलग जीने के तरीकों की, दो फिलॉसफीज की टक्कर है। और यहाँ शूरपणा एक ऐसी बात कहती है जो आज के दौर में भी बहुत रेलेवेंट लगती है। वो तर्क देती है कि मर्दों ने ये सारे नियम, कानून, ये शास्त्र सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाए हैं और औरतों पर थोप दिए हैं। ये एक लाइन उसे सिर्फ एक विलन से कई ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स और सोचने पर मजबूर करने वाला कैरेक्टर बना देती है। लक्ष्मण उसके इस तर्क को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि जिसे तुम प्रेम समझ रही हो वो प्रेम है ही नहीं, वो तो मोह है, एक जहरीली वासना है। उनके हिसाब से सच्चा प्यार तो त्याग और पवित्रता पर टिका होता है, पल भर की इच्छा पर नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ अच्छे और बुरे की एक सीधी सादी लड़ाई है,
या फिर ये एक गहरी और जटिल बहस है जहां शायद दोनों ही पक्षों की बातों में कुछ-कुछ दम है? बातों की, तर्कों की ये लड़ाई अब एक बहुत ही भयानक हकीकत में बदलने वाली है। कविता का सबसे शॉकिंग, सबसे चौंकाने वाला मोड़ बस अब आने ही वाला है। जब शूर्पणखा को ये समझ आ जाता है कि उसकी बातों का, उसके तर्कों का कोई असर नहीं हो रहा, तो वो अपना आखिरी दाव चलती है। वो अपना असली रूप दिखाने की धमकी देती है। कहती है, जितनी सुंदर हूं उतनी ही भयंकर भी हूं, खुद ही देख लो। ये शब्द एक तरह की चेतावनी है कि अब जो होगा वो बहुत बुरा होगा। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। गुप्त जी ने जो लिखा है उसे पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके वो खूबसूरत गोल गाल अचानक ततैयों के छत्तों जैसे हो जाते हैं, और गले में जो फूलों की माला थी वो इंसानी खोपड़ियों की एक विशाल और भयानक माला बन जाती है। मतलब एक ही पल में वो जो मोहक नज़ारा था वो एक डरावने, बुरे सपने में बदल गया। ये सिर्फ शक्ल सूरत का बदलना नहीं था, ये एक छिपे हुए, भयानक सच का सामने आना था। सुंदरता के नकाब के पीछे जो असली कुरूपता छिपी थी, वो अब सबके सामने थी। तो ये जो पूरा नाटकीय घटनाक्रम हुआ, ये हमें मैथिली शरण गुप्त की पोएटिक जीनियस, उनकी काव्य प्रतिभा के बारे में क्या बताता है? असल में इसी एक सीन में एक महान कवि की सारी निशानियां दिख जाती हैं। पहला, जबरदस्त इमेजरी, शब्दों से ऐसी तस्वीरें बनाना जो शांत प्रकृति से लेकर भयानक डरावने रूप तक सब कुछ दिखा दे। दूसरा, कैरेक्टर्स की गहरी समझ, उनके किरदार सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं हैं बल्कि कॉम्प्लेक्स हैं। तीसरा, एक गहरी फिलॉसफिकल बहस जो कहानी में एक और लेयर जोड़ती है। और चौथा, कहानी कहने का तरीका जो टेंशन को धीरे धीरे बढ़ाता है और एक शॉकिंग क्लाइमेक्स तक ले जाता है। इस पूरी डरावनी घटना के बाद राम एक बहुत ही गहरी और समझदारी की बात कहते हैं। वो कहते हैं, सुख में कभी गर्वित न हो और दुख में दीन न हो। मतलब खुशी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दुख में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये एक ऐसा मैसेज है जो आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में बैलेंस कैसे बनाए रखना है। और आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है कि 100 साल से भी पहले लिखी गई एक कविता, एक मिथोलॉजिकल कहानी का इस्तेमाल करके हमें ड्यूटी, डिज़ायर और असलियत के बारे में इतने गहरे सवाल पूछने पर कैसे मजबूर कर देती है। शायद यही एक महान आर्ट की पहचान होती है। वो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए नए मायने पैदा करती रहती है।